बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन है सब्ज़ हिलाली परचम की शान, कुर्बानियों की याद और इस अज़्म की तजदीद का, पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी। ये सिर्फ एक तारीख़ नहीं बल्कि एक कहानी है उन ख्वाबों की जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, और एक हकीकत है जो लाखों कुर्बानियों के बाद हमें मिली। पाकिस्तान की पहचान सिर्फ उसकी सकाफ़त, रिवायात और ख़ूबसूरत वादियों से नहीं बल्कि उन कामयाबियों से भी है जो हमारे खिलाड़ियों ने खेल के मैदानों में दुनिया को हैरान करके हासिल की। आज हम उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया। क्रिकेट की वो फतूहात जिन्होंने कौम को एक कर दिया, हॉकी के वो लम्हात जब हमने ओलंपिक और वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडल जीते, स्क्वॉश के दो अजीम खिलाड़ी जिन्होंने दहाइयों तक दुनिया पर राज किया, स्नूकर के दो चैंपियंस जिन्होंने आलमी मुकाबलों में सबको मात दी, और हालिया कामयाबियों में अरशद नदीम का ओलंपिक्स में मेडल जीतकर पाकिस्तान को एथलेटिक्स में दुनिया के नक्शे पर नुमाया कर देता। ये सब हमारे खेलों की तारीख़ के सुनहरी बाप हैं। आज जश्न आज़ादी के इस ख़ास मौके पर हम याद करेंगे वो सुनहरी लम्हात, वो अजीम कामयाबियाँ और वो कहानियाँ जो हमारे लिए हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगी। ये दिन है फ़ख्र का, ये दिन है शुक्र का, और ये दिन है अपनी अगली नस्ल को ये यकीन दिलाने का कि अगर जज्बा सच्चा हो तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। आइए मिलकर कहें, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम के आगाज़ पर उस खेल की बात करते हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम की धड़कनें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट। पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल करने के 3 साल बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर पहला क्रिकेट मैच अक्टूबर 1952 में टेस्ट मैच की सूरत में खेला, और फिर आलमी सतह पर 1975 से वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ। लेकिन पाकिस्तान 1979, 1983 और 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक ही पहुँचने में कामयाब हो सका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 92 वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान के लिए तारीख बदल दी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 25 मार्च 1992। एक तरफ इंग्लैंड दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में से एक, दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो टूर्नामेंट के आगाज़ में तकरीबन बाहर हो चुका था, लेकिन किस्मत ने साथ न छोड़ा। सेमीफाइनल में इंज़मामुल हक की यादगार इनिंग ने फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए। इंग्लैंड हदफ का ताक़ुब कामयाबी से कर लेता, लेकिन फिर आया वसीम अकरम का जादुई स्पेल। 2 गेंदें, 2 विकेटें, और मेलबर्न में हज़ारों तमाशाई अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। मुश्ताक अहमद ने अपनी स्पिन के जाल में इंग्लिश बैटिंग को फंसाया, और आखिरी लम्हात में जैसे ही आखिरी विकेट गिरी, सब झंडे लहराने लगे, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका था। पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी का दूसरा टाइटल जीतने के लिए 17 साल का तवील इंतज़ार करना पड़ा। ये वो वक्त था जब दहशत गर्दी की वजह से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान के मैदानों से रूठ चुकी थी, मगर इन्हीं मुश्किलों में पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप का पहला टाइटल जीत लिया। इवेंट में उमर गुल के ख़तरनाक यॉर्कर्स ने सेमीफाइनल तक पहुंचाया, तो सेमीफाइनल में बूम शाहिद आफरीदी की बॉलिंग और बैटिंग ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी। 21 जून 2009 में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर श्रीलंका से फैसला कुन मार्का। अब्दुल रज़ाक की उम्दा बॉलिंग से श्रीलंका 138 रन तक महदूद रहा। फिर कामरान अकमल और शाहजेब हसन ने अच्छा आगाज़ किया, मगर पवेलियन लौट गए, और शाहिद खान आफरीदी ने यादगार इनिंग खेलकर पाकिस्तान को 8 विकेट की फतह से हमकिनार कर दिया। लासित मलंगा के यॉर्कर गेंद पर थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद गई, और शाहिद आफरीदी ने हाथ फातिहाना अंदाज में बुलंद कर दिए, और फिर लॉर्ड्स की फ़िज़ाओं में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, पाकिस्तान पाकिस्तान। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल लंदन के ओवल मैदान पर मुनक़्क़िद हुआ, जहां दुनिया की वो 2 टीमें मद्दे मुकाबिल थी, यानी पाकिस्तान और भारत, जिनको क्रिकेट के मैदानों पर हर कोई देखना चाहता है। भारत के ख़िलाफ़ मैच से पहले सब समझ रहे थे कि अगर भारत 300 रन बना दे तो पाकिस्तान का काम ख़त्म, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। नौआमूज़ फ़खर जमान सिर्फ अपना चौथा बैनुल-अक़वामी मैच खेल रहे थे। एक नो बॉल पर ज़िंदगी पाते हैं और फिर 114 रन की ऐसी इनिंग खेलते हैं जो उनके करियर की सबसे यादगार इनिंग में शुमार हुई। पाकिस्तान ने 338 रन का पहाड़ खड़ा किया, और फिर मोहम्मद आमिर की तेज़ धार गेंदों ने भारत के टॉप 3 को दिन में तारे दिखा दिए। 14वें ओवर तक भारत 54 रन पर 5 विकेटों का नुकसान उठा चुका था। हसन अली ने 3 शिकार करके काम मुकम्मल किया। भारतीय टीम 31वें ओवर में 158 रन बनाकर ढेर हो गई
और जीत का मार्जिन 180 रन रहा। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में वही टीम थी जो टूर्नामेंट के आगाज़ में भारत से 124 रन से हारी थी, मगर आखिर में दुनिया को ये बताया टीम पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान फॉर्म में हो तो क्रिकेट के तमाम उसूल बेमानी हो जाते हैं। सब झंडा ओवल में बुलंद था और आवाज़ गूंज रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ मैच सिर्फ जीते या हारे नहीं जाते, कुछ मैच तारीख में लिखे जाते हैं और कुछ मैच ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ एक गेंद पूरी दास्तान बन जाती है। 18 अप्रैल 1986 शारजा क्रिकेट स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का फाइनल, सामने भारत और पाकिस्तान, और एक ऐसा इख्तिताम जिसे क्रिकेट की दुनिया आज भी जावेद मियांदाद के आखिरी गेंद के छक्के के नाम से याद करती है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए और पाकिस्तान के सामने एक मजबूत हदफ खड़ा किया। 245 रन इस दौर की पिच और उस ज़माने की वनडे क्रिकेट में एक बड़ा मजमुआ। पाकिस्तान के लिए हदफ आसान न था और ताक़ुब शुरू होते ही मुश्किलात ने रास्ता रोकना शुरू कर दिया। मुदस्सिर नज़र सिर्फ 5 रन बना सके, रमीज़ 10 रन पर पवेलियन लौट गए और 61 रन पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी पवेलियन में थे। फिर क्रीज पर आया वो शख्स जिसे बड़े मैचों का खिलाड़ी कहा जाता है, जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने भारतीय बॉलिंग, दबाव, विकेटें गिरने और बढ़ते हुए मतलूबा रन्स सबका मुकाबला किया। मोहसिन हसन खान के साथ 47 रन की शराकत, लेकिन पाकिस्तान की विकेटें मुसलसल गिरती रहीं। इमरान खान, मंजूर इलाही, वसीम अकरम और आखिर में जुल्करनैन भी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान आखिरी ओवर में पहुंचा तो मुकाबला सिर्फ रन्स का नहीं, आसाब का बन चुका था। भारतीय कप्तान कपिल देव, चेतन शर्मा और भारतीय फील्डर्स जानते थे एक गलती मैच छीन सकती है और पाकिस्तान जानता था एक विकेट से उसे शिकस्त के दहाने पर पहुंचा सकती है। तौसीफ अहमद ने चेतन शर्मा का सामना करते हुए मुश्किल रन लिया और स्ट्राइक जावेद मियांदाद को दी। आखिरी गेंद, पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रन दरकार थे। गेंद हाथ में थी, चेतन शर्मा के सामने खड़े थे। चेतन शर्मा ने गेंद की, मियांदाद ने शॉट खेला, गेंद हवा में बुलंद हुई और फिर शारजा के आसमान से गुजरकर बाउंड्री के पार जा पहुंची। पाकिस्तान 1 विकेट से जीत गया और जावेद मियांदाद 116 रन पर नॉट आउट रहकर क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। ये था पाकिस्तान क्रिकेट की शानदार फतूहात का सफ़र, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्रेक के बाद चलेंगे उन सुनहरी यादों की जानिब जब हॉकी के मैदानों में दुनिया हमारा लोहा मानती थी, स्क्वॉश कोर्ट में हमारा राज हुआ करता था, स्नूकर टेबल पर हम भी चैम्पियन थे। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खेलों की तारीख़ मज़ीद सुनहरी बाब आपके साथ आगे चलकर ब्रेक के बाद शेयर करते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी एक ऐसा खेल जिसने बरसों दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद रखा। पाकिस्तान हॉकी एक ऐसी सुनहरी दास्तान जो लेजेंड्स खिलाड़ियों के सुनहरी स्टिक से लिखी गई। नसीर बुंदा, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, शहबाज अहमद सीनियर और सुहेल अब्बास जैसे अजीम सुपरस्टार्स ने अपने खेल से दुनिया को शजदर कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी सुनहरी तारीख का आगाज़ 1960 रोम ओलंपिक के गोल्ड मेडल से किया, फिर 1968 मैक्सिको सिटी और 1984 लॉस एंजलिस में एक बार फिर दुनिया के तख्त पर कब्जा जमाया। वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने 4 बार 1971, 1978, 1982 और 1994 आलमी चैंपियन बनकर तारीख रकम की। 1971 में स्पेन के शहर बार्सिलोना में पहली बार पाकिस्तान आलमी चैंपियन बना। 1978 में अर्जेंटाइन के ब्यूनस आयर्स में फतह का झंडा लहराया। 1982 में भारत के शहर मुंबई में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए चौथा वर्ल्ड कप जीता और 1994 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आखिरी बार दुनियाए हॉकी पर राज किया। एशियन गेम्स में 8 सुनहरी तमगे जीतकर सबसे ज़्यादा कामयाब टीम का एजाज़ अपने नाम किया, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी भी 3 बार अपने नाम की। भारत के साथ रिवायती हरीफ के साथ मुकाबले, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जिद्दोजहद, ये सब इस खेल की अजमत की दास्तान है। एक वक्त था जब हॉकी के मैदान में पाकिस्तान का नाम सुनकर दुनिया के हरीफ खौफ महसूस किया करते थे और आज भी ये कामयाबियां हमें इन सुनहरी दिनों की याद दिलाती हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान हॉकी टीम 8 साल के तवील इंतज़ार के बाद
नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए यूरोप में मौजूद है और हमारी इस अजीम दिन के मौके पर दुआ है कि पाकिस्तान हॉकी टीम फिर विनिंग पोडियम पर पहुंचे। स्क्वॉश की दुनिया में जब भी अजमत की बात होगी पाकिस्तान का नाम सबसे ऊंचा सुनाई देगा और इस अजमत के दो सुतून हैं जहांगीर खान और जानशेर खान। जहांगीर खान जिन्हें दुनिया तारीख़ का सबसे बड़ा स्क्वॉश खिलाड़ी मानती है, 6 बार वर्ल्ड ओपन और 10 बार ब्रिटिश ओपन जीत चुके हैं। 1981 से 1986 तक वो 555 मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहे। ये रिकॉर्ड आज तक दुनिया के किसी भी खेल में नहीं टूटा। दूसरी जानिब जानशेर खान 8 बार वर्ल्ड ओपन और 6 बार ब्रिटिश ओपन के फाते बने, जिनकी 81 मुकाबलों की जीत का सिलसिला स्क्वॉश में नाकाबिल फरामोश है। 1986 से 1991 तक ये दोनों पाकिस्तानी लेजेंड्स दुनिया पर राज किया करते थे और उनके दरमियान होने वाले 36 मुकाबले खुद एक तारीख़ हैं। 19 जानशेर खान ने जीते, 17 जहांगीर खान ने। पाकिस्तान स्क्वॉश का सुनहरी दौर दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए एक डरावना ख्वाब था। दुनिया कहती थी स्क्वॉश कोर्ट में पाकिस्तान का राज है। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है, मगर हालिया बरसों में जिस खिलाड़ी और खेल ने कौम के दिल जीते और खुशियों के ऐसे लम्हे दिए तो बरसों याद रहेंगे, वो ना क्रिकेट है, ना हॉकी और ना स्क्वॉश, बल्कि वो एथलेटिक्स मुकाबले जेवलिन थ्रो के मैदान में अरशद नदीम के हैं। ये वो बाकमाल एथलीट हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और शानदार कारकर्दगी के ज़रिए पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया के सबसे बड़े और मोतबर स्टेज पर फ़ख्र से लहराया। अरशद नदीम की कामयाबियों का सिलसिला 2018 से नुमायाँ होना शुरू हुआ, लेकिन 2022 कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में उन्होंने तारीख़ रकम कर दी। 90.18 मीटर थ्रो न सिर्फ गेम्स का रिकॉर्ड था, बल्कि 90 मीटर के क्लब में दाखिल होने वाले पहले जुनूब एशियाई एथलीट भी बने और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में बुडापेस्ट के मैदान में अरशद नदीम ने 87.82 मीटर का शानदार थ्रो किया और चांदी का तमगा जीतकर पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स मेडल जीता। इसी इवेंट से उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। फिर आया वो लम्हा जिसने तारीख बदल कर रख दी। पेरिस ओलंपिक 2024 अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का ओलंपिक थ्रो किया, गोल्ड मेडल जीता और भारत के नीरज चोपड़ा को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। ये पाकिस्तान के लिए एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल और 40 साल बाद पहला ओलंपिक मेडल था। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2025 एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में जनूबी कोरिया के शहर में अरशद नदीम ने 86.40 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 1973 के बाद ये एजाज़ जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने। और प्रोग्राम के आखिर में कुछ तस्करा स्नूकर का। पाकिस्तान ने स्नूकर की दुनिया में वो परचम लहराया जो आज भी लहरा रहा है और 1994 में मोहम्मद यूसुफ ने तारीख रकम की जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीतकर पाकिस्तान को पहला आलमी एजाज़ दिलाया। इसके बाद मोहम्मद आसिफ ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का इस खेल में सिक्का आज भी चलता है। 2012 में बल्गारिया के शहर सूफिया में पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। फिर 2019 में टर्की के शहर अंतालिया में दोबारा आलमी चैम्पियन बने। 2024 और फिर 2025 में एक बार फिर मोहम्मद आसिफ ने सबको मात देकर तारीख में अपना नाम मज़ीद रोशन किया। एक और पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर एहसन रमज़ान ने बर्मिंघम में नौजवानी में दुनिया को हैरान कर दिया। 2022 में कतर के शहर दोहा में IBSF वर्ल्ड मेंस स्नूकर चैम्पियनशिप जीतकर वो दुनिया के दूसरे कम उम्र तरीन चैम्पियन बन गए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में डोमेस्टिक सीज़न का आगाज़ वनडे चैंपियंस कप से हो चुका है, जिसमें 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इन टीमों में शामिल खिलाड़ियों पर नज़र डाली जाए तो ऐसा लग रहा है कि टीमों को मुतवाज़न करने के बजाय पाकिस्तान ग्रीन, जिसकी कप्तानी शादाब खान कर रहे हैं, इसमें ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, उनकी भरमार है जो पाकिस्तान की वनडे या T20 टीम का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान ग्रीन्स में शादाब खान कप्तान हैं तो उनके साथ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, जार आमिज़ाज ओपनर फ़खर ज़मान, बैटर फरहान यूसुफ, ऑलराउंडर मेहरान मुमताज़, फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा, फास्ट बॉलर नसीम शाह, बल्लेबाज उमैर बिन यूसुफ, विकेट कीपर साद बेग और समीर मिन्हास शामिल हैं। पाकिस्तान गोल्ड की क़यादत पाकिस्तान की वनडे टीम के कायद शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। उनके साथ स्क्वाड में जार मिजाज बैटर अब्दुल समद,
अब्दुल सुबहान ऑलराउंडर, फैसल अकरम, जारहा मिजाज बैटर हैदर अली, मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम, मां सदाकत, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, विकेट कीपर मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद इमरान और साद खान शामिल हैं। पाकिस्तान ब्लूज़ की क़यादत के फ़राइज़ साहबज़ादा फरहान अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ स्क्वाड में अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास, हसन अली, हुसैन तलत, जहांदाद खान, विकेट कीपर रोहेल नज़ीर, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम, विकेट कीपर तैमूर खान और तैयब ताहिर शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान वाइट्स की क़यादत नौजवान ऑलराउंडर साइम अयूब कर रहे हैं, जबकि स्क्वाड में आकिब जावेद, अली रज़ा, हारिस रऊफ़, हसन नवाज़, खुश दिलशाह, मोहसिन रियाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साद मसूद, शाज़ेब खान और विकेट कीपर उस्मान खान शामिल हैं। तो मुल्तान में खेले जाने वाले पाकिस्तान चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। माजिद भट्टी साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2027 वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखकर खिलाड़ियों का एक पूल तैयार करना, क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो ये मनसूबाबंदी कर रहा है। एक अच्छी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बज़ाहिर इस टूर्नामेंट को देखते हुए एक सवाल जो जहन में उभर रहा है कि आप कम से कम उन कंडीशंस को तो अडॉप्ट करते जिसको देखते हुए आपने वर्ल्ड कप में जाना है। अब यहाँ पर पहले 2 मैचों में साहबज़ादा फरहान, फ़खर जमान जैसे बल्लेबाज जो हैं वो छाए रहे हैं, और फिर जो पिचेस का मेयार है उसके एतबार से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह हम वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे? मेरे ख़्याल में यह जो सबसे मेन फैक्टर है वो मौसम का फैक्टर है। कल बॉलिंग कराते हुए एक वक्त में हसन अली बिल्कुल निढाल हो गए, फिर एक तमाशाई जो थे उनको स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। तो देखें, कराची भी इसी मुल्क का सेंटर है। कराची में ठीक है, नेशनल स्टेडियम में मैं तो लास्ट वीक गुजरा था, अभी तक तो मुझे बाहर से तो कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चलें, अगर आपने इस वजह से कराची में मैच नहीं करवाए नेशनल स्टेडियम में, तो कराची में और सेंटर हैं, यूबीएल कॉम्प्लेक्स है, स्टेट बैंक ग्राउंड है, नेशनल बैंक ग्राउंड है, वहाँ पर मैचेस करवा सकते हैं। और मेरा ख्याल में एक तो मौसम बहुत बड़ा फैक्टर है, फिर बिल्कुल टीमों का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि लड़कों को वाकई चैलेंज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में माइक हैसन जो हैं, बेसिकली ये उन्हीं का आइडिया लगता है, और ये आइडिया जिसका भी है, इंडिया में इस तरह का टूर्नामेंट हर साल होता रहा है। वो चैलेंजर कप था शायद, उसका नाम शायद वहाँ से चलें। अगर बेहतर आइडिया है, अच्छा आइडिया है, लड़कों को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इतने गर्म मौसम में टूर्नामेंट करवा कर मुझे लग नहीं रहा कि क्या हासिल किया जा रहा है। फिर अभी भी आपके जो मेन 7-8 प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है वो तो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। बेहतर यही होता कि जब सारे लड़के आ जाते, उनमें बाबर आजम भी होते, रिजवान भी होते, और जिस तरह अबरार इस वक्त खेल रहे हैं इंग्लैंड में, उस्मान तारिक, ये सब लोग आ जाते, उसके बाद ये टूर्नामेंट करवाया जाता, तो फिर पता चलता कि कौन कितने पानी में है। इस वक्त तो लग ऐसे रहा है कि बस ये चाह रहे हैं कि 4 टीमों का टूर्नामेंट करवा कर लड़कों को आगे निकाल दिया। अब देखें ना, मुल्तान का स्टेडियम, एक तो आप नाइट मैच करवा रहे हैं, शहर से इतनी दूर स्टेडियम में तमाशाई भी नहीं आ पा रहे, फिर मुल्तान की गर्मी तो वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त गर्म तरीन इलाकों में से एक है। वहाँ पर ये टूर्नामेंट कराने का मकसद मेरी समझ से तो बाहर है। इवन आप रावलपिंडी में करवा सकते थे, पिंडी में कल भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, वहाँ मौसम बेहतर हो सकता था, लेकिन इतने गर्म मौसम में टूर्नामेंट करवा के लड़कों को निढाल करने से बेहतर है कि ये टूर्नामेंट कुछ महीने या कुछ हफ्तों बाद करवा दिया जाता। लेकिन जो अभी आप अपनी गुफ्तगू में खुलासा कर रहे थे कि टीमों का इंतखाब है, टीमों की जो सिलेक्शन है वो भी समझ से बाहर है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान ग्रीन्स की मैं बात करता हूँ तो शादाब खान पहले मैच में उनके साथ जो बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद थे वो सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। और अगर मैं उनकी बॉलिंग देख लूँ, फ़हीम अशरफ उनके पास हैं, सलमान मिर्ज़ा उनके पास हैं, नसीम शाह उनके पास हैं, मोहम्मद हसनैन उनके पास हैं। फिर बैटिंग की रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान को लीड करने वाले फरहान यूसुफ हैं, फ़खर जमान है जिन्होंने पहले ही मैच में जो है वो 100 रन की इनिंग खेली। फिर उसके अलावा मेहरान मुमताज़ ऑलराउंडर इनके पास हैं, उमैर बिन यूसुफ इनके पास हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले मिर्ज़ा साद बेग इस टीम का हिस्सा हैं। तो ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए, इसके बावजूद कि इतनी मजबूत टीम है, जो पहला मैच हुआ 279 रन चेज़ करते हुए, यही अब लास्ट
सेकंड लास्ट ओवर में वो स्कोर चेज़ हुआ है। और आखिर में जब शादाब खान और फ़हीम अशरफ खेल रहे थे, आपने पिचेस के मेयार की बात की, उस वक्त स्ट्रोक नहीं लग रहे थे, बड़ी मुश्किल से 49वें ओवर में ये मैच मुकम्मल हुआ। तो मेरे ख्याल में टीमों को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत थी, ताकि एक ही तरह की मजबूत टीम एक तरफ है और एक तरफ कुछ वीक टीम है, वो समझ में नहीं आ रहा। चूँकि आपस में टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो बेहतर यही था कि टीमों में बैलेंस रखा जाता। फिर पिचेस का मयार ज़ाहिर है, गर्म मौसम है, वहाँ पर आप इतनी जल्दी पिच तैयार नहीं कर सकते। तो नेशनल स्टेडियम अभी भी मैं कहता हूँ बेहतर ऑप्शन हो सकता था, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो दिमाग हैं वो इस बारे में कुछ बेहतर सोच सकते। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ख़ास तौर पे मैं यहाँ गुफ्तगू करना चाहूँगा कि शाहीन अफरीदी टीम के कप्तान के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगले वर्ल्ड कप से पहले उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी रखी गई हैं, उनको टेस्ट टीम से आउट किया गया है। लेकिन जो मुल्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी हुआ, क्या आप मुस्तकबिल में वनडे टीम की क़यादत जारी रख सकेंगे? उन्होंने कहा फ़िलहाल तो मैं ही कप्तान हूँ, क्योंकि जो टीम उनको दी गई है पाकिस्तान गोल्ड। माजिद भट्टी साहब, इसमें शाहीन शाह अफरीदी के साथ ऑलराउंडर अब्दुल सुबहान है, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेले। फिर टेस्ट स्पिनर मोहम्मद नवाज़ उनकी टीम में शामिल है। मैं फास्ट बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं तो मोहम्मद इमरान, शाहीन शाह अफरीदी कैसे जीतेंगे मैच? वही मैंने कहा ना कि टीमों का बैलेंस ही ठीक नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल आज तक तो कप्तान हैं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट से पहले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ही कप्तानी करूंगा। लेकिन मुझे 2003 में याद आ रहा है, जनरल तौकीर ज़िया का दौर था, 2003 के वर्ल्ड कप से बहुत पहले जो कप्तान और टीम मैनेजमेंट अनाउंस हुई थी, तो आखिर में चेंज होते होते फिर वकार यूनुस ने कप्तानी की है। मुझे याद है वसीम अकरम को कप्तान बनाया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये कहना मुश्किल है कि कौन कब तक ये लेके चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्लानिंग का फुकदान नज़र आ रहा है। ये टूर्नामेंट कराने का आइडिया बुरा नहीं है अगर बेहतर प्लानिंग की जाती। तो माजिद भट्टी साहब, शाहीन अफरीदी आपके वनडे कैप्टन हैं, लेकिन जिस तरह की उनको टीम दी गई है और पहला मैच वो हार चुके हैं, और अगर जो बज़ाहिर उनकी बॉलिंग में रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि ये सामने आने वाली टीमों को चैलेंज कर सकेंगे। तो ऐसी सूरत में तो दबाव शाहीन अफरीदी के ऊपर आएगा। तो क्या क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ समझ नहीं आ रही? देखिए, बिल्कुल समझना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा सिलेक्शन कमेटी को समझना चाहिए कि अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है उसमें शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के मेन वेपन होंगे। खुदा न खास्ता इस गर्म मौसम में, चूँकि पूरा बोझ उन पर है, कहीं वो ज़ोर लगाते हुए अनफिट हो गए तो फिर पहले उनके साथ फॉर्म का तो मसला है, इंजरीज़ के भी मसाइल रहे हैं। तो देखना चाहिए कि सारा वर्कलोड एक बॉलर पे ना डाल दिया जाए कि वो टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप तो तकरीबन अभी 11 बल्कि 13-14 महीने बाकी है। 13-14 महीने पहले कहीं खुदा न खास्ता कोई इंजरी का शिकार हो गए तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ आपको नहीं लगता माजिद भट्टी साहब के शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अननेसेसरी जो है वो क्रिटिसिज्म की? क्योंकि अभी लंका प्रीमियर लीग में वो गए और वहाँ पर 10 के इकॉनमी से जब उन्होंने रन दिए तो वहाँ पर भी सवालात उठ रहे थे। लेकिन अब जब वो जिस फॉर्मेट में टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अगर 4 टीमों के टूर्नामेंट में वो यहाँ पर डिलीवर एज ए कैप्टन नहीं कर सके तो सवालात तो उठेंगे, डेफिनेटली उठेंगे। और शाहीन अफरीदी चूँकि अभी टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए हैं तो लोग लोकल टूर्नामेंट में भी उनको फॉलो कर रहे होंगे, लंका प्रीमियर लीग में भी उनको लोग फॉलो कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर किसी से कोई नाराज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको ऐसी टीम दे दी जाए जो टीम का सारा बोझ एक ही बंदे को उठाना पड़े। टीमों को ज़रा मुतवाज़न करके बनाते ताकि मुकाबले का भी रुझान रहता और आखिर तक ये टूर्नामेंट जाता फाइनल स्टेज तक तो सारी टीमें हमपल्ला होती। तो इस वक्त जो बैलेंस बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो तो जिस तरह आपने बताया, एक टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है, बाकी टीमें जो हैं वो कोई कमज़ोर है, कोई बहुत कमज़ोर है, कोई बिल्कुल ही कमज़ोर है। तो लिहाजा सिलेक्शन कमेटी जब ये बैठी थी टीम बनाने के लिए, अगर कप्तानों को भी बिठा लेती, वो आपस में डिस्कस कर लेते कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, मुझे ये चाहिए। देखिए, आपस का टूर्नामेंट है, इसमें पैसा यकीनी तौर पर इन्वॉल्व है,
लेकिन मुकाबला वैसा नहीं है जैसा एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में होता है। तो टीमें अगर मुतवाज़न अंदाज में बना दी जाती तो उसमें मुज़ाहिरा नहीं था। अभी भी मैं कहता हूँ कि सारे प्लेयरों को ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए था। ये जो 5-6 प्लेयर इस वक्त टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, मैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैच के बाद अगर कहीं गैप मिलता तो ये टूर्नामेंट करवा दिया जाता, ताकि हमारे वो प्लेयर जो मेन प्लेयर हमारे इंग्लैंड में हैं या कुछ काउंटी खेल रहे हैं, कुछ 100 खेल रहे हैं, उनको भी खेलने का मौका मिलता। एक बार फिर अगर माजिद भट्टी साहब मैं टीम सिलेक्शन के हवाले से आपसे अगर गुफ्तगू करना चाहूँ, बात करना चाहूँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें पाकिस्तान वाइट्स, जिसको हमारे टेस्ट बैट्समैन साइम अयूब लीड कर रहे हैं, इस स्क्वाड में आकिफ जावेद हैं, इस टीम में हारिस रऊफ़ हैं, अली रज़ा हैं। तो एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान ग्रीन्स को शादाब खान, उस टीम को एक बार फिर मैं अगर आपके सामने अनफोल्ड करूं तो ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ इस टीम में शामिल हैं, सलमान मिर्ज़ा इस टीम में शामिल हैं, नसीम शाह इस टीम में शामिल हैं, मोहम्मद हसनैन इस टीम में शामिल हैं। तो इसका क्या मतलब हम लें? देखें, वो जो आपने हारिस रऊफ़ और ये टीम बताई ना, अली रज़ा, हारिस रऊफ़ और आकिफ जावेद, ये तीनों 140 प्लस वाले बॉलर हैं। तो जो एक्सप्रेस बॉलर हैं, आपने तीनों को एक ही टीम में रख लिया। उधर आपने बैट्समैनों की भरमार कर दी, ऑलराउंडर्स की भरमार कर दी। तो मुझे ये मंतक कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कहा यह गया था कि माइक हैसन वर्ल्ड कप की तैयारी करना चाह रहे थे। मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी से भी ज़्यादा माइक हैसन की इसमें इनपुट शामिल है। अब उनके जहन में क्या सोच है, वो क्या सोच के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी टीमों का बैलेंस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। लेकिन मिसबाहुल हक के बारे में कह रहे हैं कि जी मिसबाहुल हक जो हैं बड़े इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो हैं वो ऑल इन ऑल हैं, बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं, उनकी सुनी भी जाती है। लेकिन जिस टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, पाकिस्तान गोल्ड, उसके तो मेंटोर है मिसबाहुल हक, तो उन्होंने ये टीम कैसे एक्सेप्ट की? देखिए, पिछले दिनों मिसबाहुल हक जब से पीसीबी के साथ अब जुड़े हैं इस दूसरी इनिंग्स में, तो वो एक टेलीविज़न चैनल पर जो इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ तो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि मैं सारे फैसले नहीं कर रहा, सब मिलके फैसले कर रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि अगर माइक हैसन इसमें अपना इनपुट डाल रहे हैं तो शायद मिसबाहुल हक भी उनके सामने बोल नहीं पा रहे। तो शादाब खान को कप्तानी देना पाकिस्तान ग्रीन्स की, और उसके बाद अगर एक बार फिर मैं आपके सामने इस टीम के नाम रखूं, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान इस टीम में शामिल हैं जिन्होंने पहले मैच में 100 किए, फिर फरहान यूसुफ इस टीम में है, मेहरान मुमताज़ इस टीम में है, मोहम्मद हसनैन इस टीम में है, सलमान मिर्ज़ा इस टीम में है, नसीम शाह इस टीम में है, उमैर बिन यूसुफ इस टीम में मौजूद हैं, और साद बेग, समीर महनाज जैसे प्लेयर इस टीम में मौजूद हैं। इतना मजबूत कर देना इस टीम को, क्या मतलब लिया जाए? मुझे तो यही लग रहा है कि एक बिल्कुल मजबूत टीम के साथ एक थोड़ी सी निस्बतन कमज़ोर टीम जो है उसको लड़वाने का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वरना ये शादाब खान वाली टीम जो है, अगर इस टीम के साथ कोई मिसहैप ना हुआ तो मुझे तो लग रहा है यही टीम चैम्पियन बनेगी। आपने अभी बात की पाकिस्तान वाइट्स की, जिसको साइम अयूब लीड कर रहे हैं, आकिफ जावेद की आपने बात की, हारिस रऊफ़ की आपने बात की, इस टीम में तो शाहनवाज धानी भी शामिल है। जी हाँ, वो भी 140 प्लस वाले बॉलर हैं। तो मतलब फास्ट बॉलर्स को आपने सारों को एक ही टीम में रख लिया। अच्छा होता कि 2 बॉलर एक टीम में होते, 2 दूसरी टीम में होते, कुछ स्पिनर्स को भी इसी तरह डिवाइड कर दिया जाता। मैंने वही कहा ना कि माइक हैसन वो ज़ाहिर न्यूजीलैंड के कल्चर से आए, अब यहाँ भी आकर वो शायद उसी सोच को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये आइडिया उनका कितना क्लिक करता है। क्या मैसेज दिया जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी को आपके ख्याल में? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को तो क्लियर मैसेज है कि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम में रहेंगे, क्योंकि एक फॉर्मेट से, क्यों पाकिस्तान के चंद ही प्लेयर थे जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते थे। तो शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट फॉर्मेट से बाहर हो गए, और ज़ाहिर है बाहर होना भी चाहिए था, जिस तरह बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस थी। तो अब उन पर प्रेशर तो है कि उनको वनडे में भी परफॉर्म करना है, T20 में भी परफॉर्म करना है, और वनडे वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, उसके वो कप्तान है। फिर ये भी बार बार मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि बाबर आजम अगर ठीक तरीके से टेस्ट मैच की कप्तानी करते रहे तो बाबर आजम के सर पर वनडे का भी ताज सजा दिया जाएगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो माजी में सोचना भी मना है ये कह रहे थे, लेकिन जब बाबर आजम हटे तो उसके बाद
फिर वो सारी जो सोच थी वो खामोश हो गई। फिर शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया, उस वक्त भी कोई नहीं बोला। तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी मुश्किल और भयानक रही है। तो देखना है कि जब ये वर्ल्ड कप करीब आता है तो कौन कौन टीम में रह पाता है, कौन नहीं रह पाता। लेकिन अभी तक तो शाहीन शाह अफरीदी लग रहा है कि उन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि वो परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम में सर्वाइव करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।